हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट टेक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष। आज आपको कराने जा रहा हूँ आरआरबी पैरामेडिकल 2025 की प्रिपरेशन। ठीक है, अभी हम लोग 10 क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ना, वो हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, आरआरबी वाले में भी और अदर भी फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपको आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फोकस होता है स्फेरिकल मिरर का, वो 18 सेंटीमीटर होता है पोल ऑफ द मिरर से। ठीक है ना, तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब देखो, फोकस पोल से 18 सेंटीमीटर होता है, पूछा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर होता है पोल से। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन ए है 27 सेंटीमीटर, गलत है। ऑप्शन बी है 40 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा 36 सेंटीमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा 9 सेंटीमीटर, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा पोल से 36 सेंटीमीटर होता है स्फेरिकल मिरर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा जीएस से है। विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस अलाही दरवाजा, ऑल्सो कॉल्ड अलाई दरवाजा। सो पूछा गया है, जो फेमस अलाही दरवाजा मॉन्यूमेंट है, या जिसको हम अलाई दरवाजा भी कहते हैं, वो किस रूलर ने, किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन ए हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने नहीं बनवाया था। ऑप्शन बी हमारा जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने भी नहीं बनवाया था। ऑप्शन सी हमारा अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने बनवाया था। एंड ऑप्शन डी हमारा फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने भी नहीं बनवाया था। सो अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे अलाही या अलाई, और इनका नाम है अलाउद्दीन, तो आप इससे इसको जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, नाम मिलता जुलता है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो पूछा गया है कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड हमारा सिक्रीट करता है। सो ऑप्शन ए है हमारा थायराइड ग्लैंड, ये नहीं करता, ये थायराइड हार्मोन करता है। ऑप्शन बी है हमारा ओवरीज, ये भी नहीं करता है, ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, ये फीमेल्स में होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है। ऑप्शन सी है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ऑप्शन डी हमारा टेस्टिस, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। टेस्टिस जो है मेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल्स में होता है, ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है। सो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन करता है, ओवरीज एस्ट्रोजन करती हैं, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन करती हैं। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वही हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a statutory responsibility of a sanitary health inspector under municipal health regulation। तो इसमें पूछा गया है, जो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर होते हैं, जो सफाई के जो है देख रखाव करते हैं, जो सफाई की जांच करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं म्यूनिसिपल हेल्थ रेगुलेशंस के अंडर, उनका मेन स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका मेन स्टैट्यूटरी कर्तव्य क्या है। ऑप्शन ए है परफॉर्मिंग वेक्टर बॉर्न डिजीज डायग्नोसिस, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है लाइसेंसिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ फूड एस्टेब्लिशमेंट, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। ऑप्शन सी है हमारा एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन इन रूरल एरियाज, ये भी सही आंसर नहीं है। ऑप्शन डी है हमारा कंडक्टिंग पैथोलॉजिकल लैब टेस्ट, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। सो जो स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर की म्यूनिसिपल हेल्थ रेगुलेशंस के अंतर्गत, वो है लाइसेंस देना और इंस्पेक्शन करना फूड एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि खान पान के प्रतिष्ठानों को लाइसेंसिंग देना और उनकी जांच करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है हमारा, व्हाट डज द प्रेवलेंस मेजर इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है,
जो पब्लिक हेल्थ में हमारा प्रेवलेंस मेजर है वो क्या करता है? सो अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क फॉर डेवलपिंग अ डिजीज, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी है हमारा द टोटल नंबर ऑफ केसेस न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, जैसा कोविड में होता था, आप लोग को याद होगा ना, कोविड में हमेशा आता था कि टोटल नंबर के केसेस कितने हैं, नए कितने हैं, पुराने कितने थे, नए कितने आए। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी है हमारा द रेट एट विच अ डिजीज कॉजेज डेथ इन अ पॉपुलेशन, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी है हमारा द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। सो करेक्ट आंसर इज प्रेवलेंस मेजर जो है पब्लिक हेल्थ में, उसका करेक्ट आंसर है टोटल नंबर ऑफ केसेस न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ इन अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है ना। सो अर्बन पॉपुलेशन में हेल्थ का एनवायरमेंटल वातावरण वाला डिटर्मिनेंट कौन सा है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज नहीं, क्योंकि ये एनवायरमेंटली जो है नहीं है। फैमिली हिस्ट्री आपका आपके पेरेंट्स से, आपके रिश्तेदारों से, जेनेटिक्स से होता है। दूसरा है एजुकेशन लेवल, ये भी नहीं है। ये आपका सोशल डिटर्मिनेंट है, ये आपका पेरेंटल डिटर्मिनेंट है। ऑप्शन सी है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये वातावरण से जुड़ा हुआ डिटर्मिनेंट है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिटर्मिनेंट है, फूड हैबिट रिलेटेड डिटर्मिनेंट है। सो हमारा एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कमिंग टू आवर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारा which of the following infection control practices is most supported by evidence in reducing the transmission of healthcare associated infections, ठीक है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के हमारे जो प्रैक्टिसेस है, जो हमारे मेथड्स हैं, उनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे ज्यादा एविडेंस से यानी प्रमाण से सपोर्ट किया जाता है, जो कि ट्रांसमिशन ऑफ हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स टू ऑल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सभी पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते ना, उनको कोई भी बीमारी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही हो। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी है हमारा फ्रीक्वेंट फ्यूमिगेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी है हमारा रेगुलर हैंड हाइजीन एंड द यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा मैंडेटरी यूज ऑफ सर्जिकल मास्क फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स एट ऑल टाइम्स, ये अच्छी प्रैक्टिस है, बट ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर नहीं है। पूछा गया है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जो हमारा वहां से जुड़े हुए जो इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसको बचाने के लिए मेथड क्या है, तो वो है कि रेगुलर हैंड हाइजीन एंड यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड रब्स। देखो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में वहां के वर्कर्स जो भी पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, उसके बाद उनके रेगुलर हाथ धुलने चाहिए, प्रॉपर्ली हैंड हाइजीन होना चाहिए, प्लस अल्कोहल स्वैब्स का रेगुलर यूज होना चाहिए। आप लोग देखते हैं जब भी इंजेक्शन लगता है, कैनुला लगता है, कुछ भी लगता है, तो अल्कोहल स्पिरिट वाले कॉटन से साफ किया जाता है। तो ये है हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम लोग हमारे 8th क्वेश्चन पे, ठीक है। सो 8th क्वेश्चन है हमारा which of the following pathogens is most commonly associated with foodborne illness in poorly maintained food handling establishment। तो पूछा गया है पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग जर्म्स, यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पूछा गया है कि इन निम्न में से कौन सा ऐसा जर्म है, पैथोजन है, जो कि फूड बॉर्न डिजीज कॉज करता है, कहाँ पे, जो कि पुअरली मैनेज, पुअरली जो मेंटेन्ड फूड हैंडलिंग फैसिलिटीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी खान पान के प्रतिष्ठान हैं जहाँ पे पुअर जो है क्या कहते हैं पुअर हैंडलिंग, पुअर क्लीननेस होता है, तो उससे रिलेटेड कौन सी ऐसी फूड
बॉर्न डिजीज है और कौन सा पैथोजन उसको कॉज करता है, ठीक है। यानी कि उन खान पान की दुकानों में जहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो वहां पे कौन सा ऐसा जर्म है जो कि फूड बॉर्न डिजीज को कॉज करता है। तो ऑप्शन ए है हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नो, ट्यूबरकुलोसिस फूड बॉर्न नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा नाइसेरिया गोनोरिया, ये भी जो है हमारा फूड बॉर्न नहीं है, ये जनरली एसटीडी होता है। ऑप्शन सी है हमारा सैल्मोनेला एंटेरिका, ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो सैल्मोनेला होता है ना बच्चों, ये एक बैक्टीरिया होता है जो गंदे, पुअर सैनिटेशन, पुअर मतलब अनक्लीन, अनहाइजेनिक खान पान से जाता है, ठीक है। जो हमारे फूड की दुकानें, रेस्टोरेंट है जहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं होता, तो वहां से जो फूड बॉर्न डिजीज होती है वो जनरली सैल्मोनेला एंटेरिका से होती है। ये बैक्टीरिया होता है, जो ये वो पैथोजन होता है, ये वो बैक्टीरिया होता है जो हमें फूड बॉर्न डिजीज कॉज करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या करता है ये भी बताया, तो लूज मोशन, डायरिया, पेट दर्द, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें। ऑप्शन बी है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब आते हैं हम लोग हमारे 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। 9th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड parameters is most closely associated with an increased risk of coronary heart disease, ठीक है। पूछा गया है, देखो लिपिड पैरामीटर्स यानी कि जब हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, सर्टेन ब्लड टेस्ट होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, ये सारे टेस्ट होते हैं। तो पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा लिपिड पैरामीटर है, यानी कौन सा लिपिड का लेवल है जो कि हमें बताता है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज का बढ़ा हुआ रिस्क है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये स्पेसिफिकली नहीं बताता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल, ये भी नहीं बताता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल, ये बताता है, ठीक है। उसका ऑप्शन है ट्राइग्लिसराइड, ये भी नहीं बताता। तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, एचडीएल, एलडीएल। जो एचडीएल है ना बच्चों, ये इसको एक्चुअली गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल जिसको कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, और ये अगर ज्यादा है ना तो हमें पता चलता है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हम आते हैं हमारे 10th और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा, द परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन गैस जनरेटेड एट लैंडफिल साइट इज। देखो इसमें पूछा गया है, देखो जो हमारा लैंडफिल्स होते हैं ना, लैंडफिल्स हमारी वो जगहें होती हैं शहर डिस्ट्रिक्ट के आउटर में, जहाँ पे पूरे आसपास के शहरों का कूड़ा लाके डंप किया जाता है। यहाँ पे जनरली पॉपुलेशन, घर लोगों के नहीं होते हैं ताकि लोगों को, पॉपुलेशन को नुकसान ना हो। तो बच्चों जो हमारा जनरली जो हमारा गार्बेज होता है, वेस्ट होता है ना, उसमें से आप देखते हैं स्मेल आती है। तो गार्बेज और जो हमारा कूड़ा होता है वो ना मीथेन गैस रिलीज करता है, ठीक है। मीथेन गैस बनती है और रिलीज होती है, तो इसीलिए और वो नुकसानदायक होती है, इसीलिए वो लैंडफिल को शहर से, डिस्ट्रिक्ट से बाहर रखा जाता है। तो लैंडफिल में हमारा बहुत ज्यादा डंप होता है कूड़े का, तो जाहिर सी बात है लैंडफिल में मीथेन गैस भी डेवलप होगी और रिलीज होगी। तो हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने मीथेन गैस का भी एक परमिसिबल लिमिट रखी हुई है कि इतनी लिमिट से ज्यादा लैंडफिल में मीथेन एमिशन नहीं होना चाहिए। तो पूछा गया है कि परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन जनरेटेड एट लैंडफिल वो है क्या, जो परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन है मीथेन का जो लैंडफिल से जनरेट होता है वो है कितना, ठीक है ना। तो आइए अब अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा, एक मिनट, ऑप्शन ए हमारा है नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये बच्चों थोड़ा याद रखने वाली चीज है। तो ये कहा जा रहा है कि जो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट होती है उससे 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25% से कम ही होना चाहिए। ऑप्शन बी देख लेते हैं, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी है हमारा नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी है हमारा नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। सो करेक्ट हमारा आंसर है नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चन होते हैं आरआरबी पैरामेडिकल प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन वीडियो में और आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।